आज का जो हमारा विषय है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न एरा। सो मॉडर्न एरा, देखिए जब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ योग की, इसमें कोई दो राय आज रह नहीं गई है कि योग की महत्ता को हमसे पहले विश्व ने स्वीकार किया और बाद में उसको अपनी निजी धरोहर के रूप में और साथ ही साथ विश्व गुरु के रूप में हमने सबके समक्ष एक बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं इस योग के एरा की, देखिए मॉडर्न एरा का कहने का मतलब है कि आधुनिक समसामयिक युग में योग, लेकिन योग तो प्राचीन है, अति प्राचीन है, अर्वाचीन समय से चला आ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। मैं इसे मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में बांटना चाहूंगा कि योग का एक वह समय था जो उसका प्रारंभ काल था या आदि काल कह सकते हैं। फिर एक योग का वह काल आया जब वो अपने मध्य युग में रहा, जब वह अपने मध्य काल में रहा, और एक उसका आधुनिक जो अभी के समय में वह जिस स्वरूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इन तीनों में अगर मैं सबसे पहले काल की बात करूं, जहां पे कि हम लोग जानते हैं, आप लोगों को अन्य कई एक्सपर्ट्स ने जैसे कि योग फाउंडेशन में पढ़ाया होगा, योग का वेदों में योग, उपनिषदों में योग, पुराणों में योग, या फिर योग की जो प्राचीनता को लेकर के, योग का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ योगा को लेकर के पढ़ाया होगा। तो वहां पे आप सभी ने ये जाना होगा कि योग का जब प्रारंभ हुआ तो उसके जो हमारे पास साक्ष्य है या जिस तरीके से हम उसे जानते हैं वो 2 विधाओं में है। एक तो साहित्यिक दृष्टिकोण से और दूसरा हमारे जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिलते हैं उसके दृष्टिकोण से हम इसके आदि काल को जान पाते हैं। देखिए वो जो युग था, उस समय योग का जो लोगों के द्वारा, जो समाज के द्वारा ग्रहण किए जाने के पीछे का उद्देश्य था, देखिए विषय का तो अपना उद्देश्य कभी नहीं बदलता, विषय तो अपने उद्देश्य को अपने भीतर निहित किए रहता है। उसके अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जो कि समाज, तत्कालीन समाज, जब जो उस योग को करने वाला समाज है वो उसे किस दृष्टिकोण से ले रहा है। तो तत्कालीन समाज का दृष्टिकोण योग के प्रति समाधि, ध्यान जैसे विषयों को पूर्ण करना था, समाधि को प्राप्त करना था, बाह्य जगत से अंतर जगत में प्रवेश करना था। ये उस समय की ऋग वैदिक या हमारे पाश्चात्य काल, जो हमारे पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल की एक योग की स्वरूप की चर्चा है। उसके बाद जब ये अपने मिडल पीरियड में आता है, ये अपने मध्य युग में आता है, जिसे मैं मेरे दृष्टिकोण से योग दर्शन या हठ यौगिक ग्रंथों के रूप में लेना स्वीकार करूंगा। दर्शन टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं महर्षि पतंजलि ने भी योग समाधि कहा, मतलब उन्होंने भी योग को समाधि के दृष्टिकोण से ही कहा, लेकिन उस समय में आप ध्यान से देखिए, केवल योग की समाधि रूप में चर्चा नहीं, अपितु उस समाधि को प्राप्त करने हेतु साधनों के दृष्टिकोण से, साधन के दृष्टिकोण से, यानी कि क्या साधन हो सकते हैं, किस प्रकार से उस समाधि को प्राप्त किया जा सकता है, साध्य के प्रति साधक के जो साधन होने चाहिए उनके प्रति साधक की शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, यौगिक शिक्षा की भरपूर चर्चा हमें वहां प्राप्त होती है। अब आप हठ यौगिक ग्रंथों की ही ले लें, जितने हठ यौगिक ग्रंथ हैं उनमें नाना प्रकार के आसनों की चर्चा, नाना प्रकार के मुद्राओं की, प्राणायाम की, आहार की, विहार की, विचार की, व्यवहार की अनेक चर्चा हैं, जीवन शैली की चर्चा कैसी होनी चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं समाधि को प्राप्त करने के हेतु जो माध्यम है उस पर विस्तृत चर्चा ही हम इसे कह सकते हैं। योग दर्शन भी कहीं ना कहीं हमारे अष्टांग योग के माध्यम से, हमारे बाह्य और बाह्य अंगों के माध्यम से, हमारे आचरण को लेकर के, सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, हमारे शौच, संतोष आदि की बात कर रहा है। तो वो एक समय साधनों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का काल रहा और समय रहा। उसके बाद यदि हम चर्चा करें
जो आधुनिक युग आता है, आधुनिक युग आने के बाद मुख्य तौर पे आधुनिक युग का जो समय है वो कितना लिया जाता है, तो वो हमारा अलग अलग दृष्टिकोण है। कई उसे 1900 में मानते हैं, कई लोग उसे 1700 से स्वीकार करना शुरू करते हैं, कई लोग उसे 1800 से लेते हैं। मुख्य तौर पर जो ग्रहण किया जा रहा है वह स्वामी विवेकानंद जी का जो टाइम पीरियड है वहां से ज्यादा लोग, जैसे कि आप मैनुअल बुक योगा टीचर जो उनकी है आयुष मिनिस्ट्री से निकलती है, आप उसमें जब देखेंगे तो वो लोग वहां से मानते हैं। तो विवेकानंद, हमारे विवेकानंद जी के साथ फिर जो बाद के आए हुए योगी हैं, जिनमें कुवलयानंद जी, महर्षि रमण, स्वामी राम, या हमारे पंडित श्री आचार्य राम शर्मा जी, या फिर ऐसे कई अनेक योगी हैं जो इस समय में आए और उन्होंने अपना अतुल्य योगदान योग के प्रचार प्रसार में मॉडर्न एरा को दिया। ये बात है कि योग के स्वरूप की चर्चा, लेकिन मॉडर्न एरा में जो योग को ग्रहण किया गया, अगर मैं आधुनिक समाज की बात करूं तो उन्होंने योग को तनाव मुक्त होने के लिए, शारीरिक व्याधियों से मुक्त होने के लिए इस दृष्टिकोण से अधिक ग्रहण किया। इसमें देखिए कोई वैसी बात है नहीं, हर समय हर समाज अपने अपने हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीजों को ग्रहण करता है। इसके पीछे कारण भी ये रहा, आप प्रोफेसर रामहर सिंह जी की एक पुस्तक है योग एवं यौगिक चिकित्सा, उसके अगर आप देखेंगे उसके प्रारंभ में ही वह ये बात लिखते हैं कि योग का जो आधुनिक स्वरूप है वो कैसे हमारा इस स्वरूप को प्राप्त होता है। योग के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं हमारे जो आधुनिक वो रहे योगी रहे, उनका तांत्रिक प्रैक्टिसेस का या उनके हठयोगिक प्रैक्टिसेस में उनकी जो निपुणता थी, उसके कारण लोगों में, पाश्चात्य लोगों में इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। पाश्चात्य लोग वह थे जो काफी उन्नत अवस्था में थे, डेवलप्ड कंट्रीज थी। उन लोगों को जब कहीं विकास होता है तो तनाव जैसी चीजें, क्योंकि भोगवादी जीवन अधिक होता है, उसमें तनाव ज्यादा होता है, उसमें अवसाद ज्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए उन लोगों ने योग की तरफ जो कूच किया। शारीरिक संरचना बिगड़ने लगती है तो उन्होंने शारीरिक संरचना को बेहतर करने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग के हठयोगिक स्वरूप को ज्यादा ग्रहण किया। और उनके ग्रहण करने के पश्चात इतना ज्यादा योग को विदेशों में किया जाने लगा कि जैसे कि हम जानते हैं, अभी एक समय था जब ये हॉट पावर योगा शायद हॉट योगा करके हमारे ये चौधरी हैं, तो क्या नाम है, आर चौधरी, उन्होंने, चौधरी जी ने लॉस एंजलिस में ये दावा किया कि ये हॉट योगा पावर योगा मेरा है, जिसमें उन्होंने कुछ 30-32 आसनों का वर्णन दिया और वो करवाने लगे। और उस पेटेंट को तोड़ने के लिए भारत सरकार को बहुत पैसा लगाना पड़ा। और TKDL जैसी एक उच्च संस्था, जहां ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी में इतना रिसर्च हुआ, इतना कार्य हुआ, उसके रेफरेंसेस दिए गए कि ये कार्य ये जो आप आसन बता रहे हैं ये आपके नहीं है, ये तो हमारे योग में बहुत पहले से ग्रंथों में उपलब्ध हैं, ये इसके वेरिएशंस ही हैं, ये वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि उस पेटेंट पे काम करने वाले, उस पेटेंट को तोड़ने वाले लोगों में हमारे बीच डॉक्टर अरुण कुमार साव सर हमारे साथ हैं, जिनके उस समय आप लोगों की ही टीम ने इस कार्य को समाज के सामने लेके आए थे और उस पेटेंट को तोड़ा था। तो इस प्रकार से आप देखिए कि समाज योग जो है, अब हम लोगों ने पाश्चात्य अनुकरण जब ज्यादा होने लगा, उसके पश्चात हमने भी योग को ग्रहण किया। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी तत्कालीन इस समय की गवर्नमेंट में, मोदी जी ने जब इस योग को संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्ताव के रूप में रख दिया और उसे सभी ने स्वीकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं योग अब हमारा एक अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। और उसमें अभी भी आप देखेंगे तो ज्यादातर प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं शारीरिक अभ्यासों में आपको दिखेंगे। खैर, समाज की जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से
ये तो इसका एक खूबसूरती है कि ये हर पहलू में अपने आप को फिट कर बैठता है। तो योग का इस समाज में अभी के समय कैसा अभ्यास ज्यादा देखने को मिलता है हमें? ये शारीरिक अभ्यास, और इतना ही नहीं। खैर, मैं अब इसके थोड़े और पहलुओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये मैंने एक जस्ट भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की कि योग किस तरह से अपने स्वरूप को आगे लेता हुआ आया है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। योग, हम जैसे कि सभी जानते हैं, योगा इज एन एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल साइंस एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि योग मानवीय सभ्यता के साथ, मानव जितना प्राचीन है, जितनी ये सभ्यता प्राचीन है, उतना प्राचीन योग चला आया है। योग मानवीय सभ्यता के साथ, देखिए, जब मानव सभ्य हुआ, सभ्य होने की जो उसकी यात्रा थी, उस यात्रा में योग उसके साथ आचार विहार व्यवहार सभी में सम्मिलित रहा। योग पहले ही उसके विकसित होने की, उसके सभ्य होने के पहले ही चरण से उसके साथ प्रारंभ हो गया था। क्योंकि योग में हम आहार, शुद्ध आहार की बात करते हैं, अच्छे विचार की बात करते हैं, व्यवहार, तो सभ्य होने का मतलब ही है यौगिक जीवन शैली। यौगिक जीवन शैली का मतलब आप पर्याय कह सकते हैं एक अच्छा जीवन, एक अच्छा विकास का क्रम। विकास के क्रम की सही परिभाषा यही हो सकती है। योग स्टार्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सेल्फ एंड कम्युनिटी। यह स्वयं के और समाज के, हम सभी के बेटरमेंट के लिए हमेशा से इसका प्रारंभ हुआ, जैसे कि अभी मैंने पिछली लाइन में भी कहा। और इसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि योग कितना प्राचीन है, जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्कियोलॉजिकली द रूट्स ऑफ योगा आर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 2700 बीसी से लेकर 27 बीसी टू 19 बीसी हम लोग इसका टाइम पीरियड मानते हैं, इन विच वी shown that figures resembling that of a yogi sitting in a yoga like posture during excavation। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो में या फिर इंडस सिविलाइजेशन में जो हमारे को अवशेष प्राप्त हुए, उनमें हमने कहीं ना कहीं देखा कि योग की कई सारी मुद्राओं का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये फोटो मैंने गूगल से ही ली है, जिसमें एक ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे नौली करता हुआ एक मूर्ति और मध्य नौली, और बाईं तरफ दक्षिण या वाम नौली, और मध्य में बीच में आप देखेंगे कि अपना मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। कॉर्नर में पवन मुक्त आसन है। इस प्रकार से अनेकानेक आसनों की चर्चा या फिर के प्रूफ्स, या फिर इस फोटो में आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ की ये मूर्ति, और जिसमें सिद्धासन किए हुए एक योगी बैठा हुआ है। इस प्रकार से हमने कहा कि योग एक प्राचीन विषय रहा, जिसको हमने पूर्व वैदिक काल के तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हमने एक्सकैवेशन के माध्यम से देखा है। अब अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, तो वैदिक टाइम पीरियड लिटरेचर टाइम ऑफ जो था, उसमें हमने 3000 से 2000 बीसी के आसपास हम ऋग्वेद टाइम पीरियड मानते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये कुछ उदाहरण हैं जहां पर हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम वक्ता है। हिरण्यगर्भ योग से प्रथम वक्ता नान्य पुरातन कहा गया, या फिर वाजे वाजे हवा महे की ध्यान जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इंद्र से आशीर्वाद रूप में मांग रहे हैं कि हमें बल बुद्धि और ध्यान के प्रति, हमारा ईश्वर के ध्यान के प्रति हम आपका आवाहन कर रहे हैं। इस प्रकार से उपनिषद टाइम पीरियड में भी कहीं ना कहीं 108 और 10 प्रमुख उपनिषद और 20 योगोपनिषदों में हम जो इसका मूल उद्देश्य देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ध्यान, धारणा और समाधि जैसे विषयों पे ही केंद्रित रहता है। और उपनिषद टाइम पीरियड में प्रमुख योग जो 20 उपनिषद हैं, उनमें योग की विस्तृत चर्चा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आता है एपिक टाइम पीरियड, जिसमें कि रामायण, महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित और वाल्मीकि जी द्वारा रचित हमें ये 2 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, जिन ग्रंथों में हम अनेकानेक योग की चर्चाएं, यौगिक ग्रंथ, मतलब यौगिक सिद्धांतों की चर्चाओं को हम पाते हैं। इससे आगे हम अगर सूत्र पीरियड की बात करें, जिसे मैं यहाँ से मिडल पीरियड के भीतर लेना प्रेफर करूंगा, तो उस टाइम पीरियड में महर्षि पतंजलि ने, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में योग जो एक
बिखरे हुए स्वरूप में हमें अनेकानेक ग्रंथों में मिलता है। कहीं अलग सप्तांग योग की बात, कहीं अष्टांग योग की बात, कहीं अलग अलग अंगों की बात, कहीं प्राणायाम, कहीं आसन की चर्चा, कहीं ध्यान की चर्चा, कहीं समाधि की चर्चा, लेकिन उन सब को एक व्यवस्थित, एक सिस्टमाइज फॉर्म में और उसको कंपाइल्ड करने का काम जो किया वो महर्षि पतंजलि ने किया, जिनका टाइम पीरियड हम अक्सर मानते हैं 180 के आसपास एडी, तो बीसी 180 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो ये समय था पुष्यमित्र शुंग का, जिस काल में हम मानते हैं। तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने योग के संशोधित और व्यवस्थित क्रम को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद हम अगर चर्चा करें हमारे आगे के ग्रंथों में, जो हमारे हठ यौगिक ग्रंथ हैं, खासकर लेटर उपनिषद जितने हमारे हैं बाद के, या फिर हमारे विज्ञान भैरव तंत्र, हठ योग, हिरण संहिता और शिव संहिता, ये जितना हमारे ग्रंथ मिलते हैं, हठ रत्नावली, इन सब का टाइम पीरियड जो है फिर वही नाथ संप्रदाय के बाद से 700-800 बीसी एडी के बाद से हमें मिलना प्रारंभ होता है। और नाथ संप्रदाय से प्रभावित जो हमारे या तंत्र योग से प्रभावित जो हमारे अवशेषों के रूप में हमें मुख्य तौर पे खजुराहो टेम्पल्स हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं, देखने को मिलते हैं, और 64 योगिनी मंदिर या गोरखनाथ मंदिर इत्यादि, आप ये सब एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड पे। देखिए मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें हम लोग रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु हैं, उनकी चर्चा, और योगानंद जी की चर्चा, स्वामी कुवलयानंद जी की चर्चा, महर्षि रमन, स्वामी राम, महर्षि महेश योगी, टी कृष्णमाचार्य, इन अलग अलग योगियों की चर्चा हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न एरा में योग का किस प्रकार से रहा, तो देखिए ये सभी योगी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताओं को लिए समाज के समक्ष आए, अपनी अपनी साधनाओं के अंशों को अपनी अपनी खूबसूरती के साथ इन्होंने समाज को दिया, और ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताओं के कारण अलग अलग योग की विधाओं का जन्म होना भी इसमें हम देख सकते हैं। देखिए जैसे कि कभी एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि योग की इतनी सारी विधाएं क्यों हैं, सहज योग, कुंडलिनी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सबका उद्देश्य यदि एक ही है तो एक ही प्रकार का योग क्यों नहीं रखा गया, इतने प्रकार के योगों की आवश्यकता क्या थी, तो इतने प्रकार के योगों की चर्चा क्यों हुई, क्या इस पे कोई विद्यार्थी अपने दृष्टिकोण को रख सकता है कि हमारे पास इतने सारे विकल्पों की चुनाव की जो आजादी है ये क्यों है, क्या इसका कोई लाभ हमें है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक आडंबर है? आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई विद्यार्थी बताइए इस बारे में। सर इसका एक दृष्टिकोण ये रखा जा सकता है कि हर मानव की, हर व्यक्ति की जो संरचना है, आचार विचार है, वो अलग होते हैं। तो मतलब अभी कुछ पीरियड जो हो चुके हैं पहले, उनमें बताया गया था कि आप अपनी क्षमता, अपनी मानसिक स्थिति और आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख सकते हैं और कितनी आप अपने आप को मतलब फैला सकते हैं, उस हिसाब से आप उस योग की मतलब शाखा कह लेंगे, उसके हिसाब से जा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो जिसमें शारीरिक श्रम ज्यादा हो या किसी में मानसिक श्रम ज्यादा हो, और आप खुद इंटरनली और मतलब बॉडी से कितना ज्यादा आप डेवलप हैं, उस हिसाब से आप उस ब्रांच को चूज कर सकते हैं, और अगर आप जाना चाहें तो उसमें जा सकते हैं। ठीक, तो जैसा अभी आपने बताया सिखा, है ना, सिखा ने जैसे बताया कि योग अपने अपने हिसाब से जिसको जो बेटर लगे उसने उस दृष्टिकोण से उसे ग्रहण किया। जैसे कि एक सामान्य सा प्रश्न भी है कि अगर साधना सात्विक हो सकती है तो फिर तामसिक साधनाओं का प्रचार प्रसार ही क्यों हुआ? अगर साधनाएं सात्विक पर्याप्त थी, जब सात्विक, भाई सत्व को हम तम से बेहतर मानते हैं, रजगुण से बेहतर मानते हैं, तो सत्व रजतम आप जानते होंगे। चलो मैं इसे और सरल बनाने का प्रयास करता हूं कि हमारे एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय,
एक संप्रदाय है हमारा जिसे हम कहते हैं शाक्त संप्रदाय, एक है शैविज्म। ये अलग अलग जो संप्रदाय हैं, इन अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग अपनी साधना पद्धतियों को विकसित किया, अलग अलग समय पे होते रहे। और इन साधना पद्धतियों में कहीं आहार की चर्चा, कहीं तो आप देखेंगे कि तामसिक भोजन की भी चर्चा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, हमारे शैविज्म की बात करें, तो शैविज्म में नॉन वेज भी आप देखेंगे। अघोर जो होता है वो पंचमकार साधना भी कर लेता है। अघोर व्यवस्थित भी नहीं दिखता सामाजिक दृष्टिकोण से। अघोर का अपना जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है, मदिरा भी ग्रहण कर लेते हैं। और वहीं जो हमारे वैष्णव है वो शुद्ध आचरण, पंचपात्र आचमनी लेकर, पुष्प लेकर, पीतांबर पहन के और बिल्कुल पूजा में बैठना यथावत विधि विधान से, और वो समाज के हिसाब से ज्यादा उचित भी दिखाई पड़ता है। तो ये अलग अलग साधना पद्धतियां क्यों हैं? जब सात्विक पद्धति है तो तामसिक पद्धति या फिर रजोगुणी या फिर देवी में बलि प्रथा, इनका होना सही है या गलत? एक प्रसंग है। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं कि अलग अलग साधना पद्धतियां क्यों हैं? कोई बताए कि अगर वैष्णव संप्रदाय की साधनाएं इतनी बेहतर हैं, शुद्ध सात्विक हैं, तो फिर हम क्यों शैविज्म को अपनाएं? या शैविज्म का क्या अपना कोई महत्व है? कोई बता सकता है इस विषय पर? सर मैं बताना चाहूंगी कि हाँ। अकॉर्डिंग टू जो मुझे लगता है कि जो मैं समझती हूँ कि ये जैसे जो वैष्णव धर्म है या फिर जो शैव संप्रदाय बना, या फिर जो आप बोल रहे थे अभी कि ये जो होते हैं जो भस्म लगा के, ये उसका विकृत रूप हो सकता है। जैसे जब बौद्ध धर्म बना था तो उसके दो संप्रदाय हो गए, वज्रयान और हीनयान, महायान में भी एक वज्रयान बन गया। वज्रयान में भी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कि हम बना लेते हैं, जिनको बोला जाता है कुछ मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है कि उनको क्या बोला। फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ वो कर लिया कि इसमें मदिरापान भी हो सकता है, इसमें आप मतलब स्त्रियों का प्रवेश भी स्वीकृत हो गया। और हाँ, पंच प्रकार। उन्होंने महासुख उसी को मान लिया कि ये सब चीजें कि मांस, मदिरा और मतलब ये सब जो चीजें जितनी भी निकृष्ट चीजें हैं, इन सबको ही उन्होंने तो ये हो सकता है कि उन्होंने जो धर्म आया है उसके उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए लोगों ने उसके अलग अलग प्रकार बना दिए। ठीक है, आप काफी हद तक सही भी हैं। और देखिए इसमें क्या है कि ये इस धर्म की या इस सनातन की खूबसूरती भी रही कि इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि समाज में एक नहीं अनेक प्रकृति, अनेक व्यक्तित्व के लोग होते हैं। प्रकृति में स्वयं तीनों गुण विद्यमान है और तीनों गुणों की अपनी महत्ता है। किसी भी एक गुण के न होने पर प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहता। तो समाज में इन तीनों ही प्रकृति के लोगों का भी होना सब स्वाभाविक है। और साधना का सभी के लिए महत्ता को बनाए रखने के लिए सरलता को देख, मतलब उन्होंने ये सरलता रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई तामसिक प्रकृति का व्यक्ति भी है और वो भी यदि योग, मतलब वो भी अगर साधना में आना चाहता है, वो भी कहता है कि मैं भी, लेकिन यार मैं ये सब छोड़ नहीं सकता, तो प्रारंभ करने के लिए उसको उसकी प्रकृति की साधना का भी एक विकल्प दिया जाता है कि भाई आप नहीं कर सकते, कोई नहीं, ये लीजिए ये एक तामसिक साधना पद्धति भी है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको मांस भक्षण करने वालों के लिए चलिए एक था कि मांस का भी विकल्प रखा गया कि आप मांस भक्षण करिए, और लेकिन उससे पहले, उससे पूर्व आप पूजन कीजिए। पूजन के पश्चात उसको एक भोग के रूप में आप उसे चढ़ाइए, उसके बाद उसका प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। हर चीज में साधना जोड़ते चले गए और बाद में जैसे जैसे वो व्यक्ति उसके मर्म को समझने लगेगा, जानने लगेगा, तो वो धीरे धीरे उन विषयों से भी छूट जाएगा और फिर उसकी साधना भी धीरे धीरे अपने उत्तरोत्तर विकास करती चले जाएगी। तो इस प्रकार से शरीर साधना मात्र है। और देखिए पंचमकारों में भी क्या था कि दोनों पहलू हैं।
उसकी उन्होंने कहा कि समयाचार और कौलाचार, मांस भक्षण की जब बात आई तो मांस भक्षण को तामसिक प्रकृति व्यक्ति ने कहा कि हम क्या कहेंगे, मांस खाएंगे, जिसमें किसी भी आजादी का मतलब कि बकरी आदि का भक्षण उन्होंने किया। लेकिन वहीं जो समयाचारी थे उन्होंने क्या कहा, मांस का मतलब है, जैसे कि गौमांस भक्षण की बात आती है तो वो क्या कहते हैं उसमें जिह्वा को गौ कहते हैं कि खेचरी मुद्रा की चर्चा है, ठीक है ना, खेचरी मुद्रा। तो इसके दोनों अर्थ हैं, शब्द के कौलाचार अर्थ भी हैं और समयाचार अर्थ भी हैं, तो दोनों अर्थों में इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकृति के लोग भी योग की अनेक अनेक साधना पद्धतियों में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बात कही कि जो हमारे अनेक अनेक योगी रहे उन्होंने अनेक अनेक साधना पद्धतियों को ग्रहण किया और उसका प्रचार प्रसार अपने अनुभवों के आधार पे समाज को समय समय पर दिया है। अगर हम चर्चा करें रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद या इन आदि अनेक अनेक योगियों की, ये तो वो नाम हैं जिन्हें हम सभी बहुत अच्छे से सुने हैं या जानते हैं, लेकिन आप माने या न माने, योग के तत्कालीन प्रचार प्रसार में हठ योग के अनेकानेक ऐसे हठ योगी हुए हैं जिन्होंने अनेक चमत्कार करके दिखाए, जिन्होंने अनेकानेक चमत्कार किए। और वो चमत्कार कोई सामान्य चमत्कार नहीं, मतलब कि कोई जहर को खा रहा है कोई, मतलब आप देखेंगे एक अरुण कुमार जी की एक पुस्तक है कुंडलिनी योग, उसमें उन्होंने ऐसे कई जिक्र किए हैं कई योगियों के जिन्होंने क्या किया, समाज के समक्ष उस समय तत्कालीन अनेकानेक ऐसे वो प्रस्तुत किए उदाहरण, मतलब चमत्कार, जैसे कि कोई पानी के भीतर काफी समय तक रह जाता, तो कोई बिना श्वास लिए बहुत देर तक टिका हुआ है, कोई हाथी को अपने ऊपर चढ़ा रहा है छाती के ऊपर। तो इस प्रकार से अनेक शक्ति प्रदर्शन और चमत्कारों का प्रदर्शन जो उस समय में हुआ, इसने पाश्चात्य जगत को अपनी ओर आकर्षित किया। तो वो तंत्र योग हठ योग के मिले जुले अभ्यासों का एक स्वरूप था जिसको उस समय के तत्कालीन योगियों ने समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। और गुह्य तौर से साधना के तौर से भी ये साधनाएं हमेशा आगे बढ़ती रही हैं और आज भी बढ़ रही हैं। हम अगर बात करें मॉडर्न टाइम पीरियड के इन योगियों की जिनकी चर्चा हम अब कर रहे हैं, लाइक रामकृष्ण परमहंस, हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का जो भक्ति योग एक मुख्य साधना पद्धति के रूप में उन्होंने ग्रहण किया था, जिसमें वो माँ काली की अद्वैत साधना में लिप्त रहे और उन्होंने विवेकानंद को भी एक उच्च साधना का मार्ग प्रशस्त किया। अगर हम मुख्य तौर पे मेरा जो आज विषय है, मैं इसे थोड़ा सा मॉडर्न टाइम पीरियड के लिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहण करना चाहूंगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, द फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा वर शोन टू द मॉडर्न वर्ल्ड बाय स्वामी कुवलयानंद। स्वामी कुवलयानंद जी ने अपने समय में, स्वामी कुवलयानंद जी की आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, जिन पिक्चर्स में उन्होंने 1920 के आसपास कहते हैं इन्होंने कैवल्य धाम की स्थापना करी, कैवल्य धाम लोनावाला की। और सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्वामी कुवलयानंद जी एक संस्कृत गुरुकुल के विद्यार्थी थे जिन्होंने शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की थी व्याकरण में, और उसके पश्चात फिर ये अनेकानेक क्रांतिकारी आंदोलनों में भी इनकी सहभागिता सक्रिय रूप से रही और कई बार ये जेल भी गए। और आज़ाद देश में इन्होंने 1962 के आसपास, शायद 1920 के आसपास 24 में इन्होंने कैवल्य धाम करके, पुणे में एक जगह है लोनावाला में, वहाँ कैवल्य धाम एक संस्थान का निर्माण किया, जहाँ इनका उद्देश्य था कि ये अपने जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारे शास्त्रीय ज्ञान की चर्चा है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो इन्होंने उस समय ऐसे अनेकानेक रिसर्च किए, जैसे कि आप इन फोटो में देख सकते हैं
इन फोटो में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति की श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रण करने और नीचे नौली के माध्यम से शरीर को नियंत्रित, मतलब शरीर के उस हिस्से को नियंत्रित करना मानसिक दृष्टिकोण से। देखिए, आप अगर योग मीमांसा एक जर्नल निकलता है कैवल्य धाम से आज भी, वो उस समय 1920 और 24 से निकलता है, तब से वो उसमें ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं जिन पे जैसे कि आप देखेंगे जब नौली हुई तो नौली के अभ्यास में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एक लिक्विड पिलाया जिसमें वो उस लिक्विड को, ग्रीन कलर लिक्विड को वो पिला रहे हैं और उसके बाद आंतों में अभ्यास के दौरान वो उसको दिखा रहे हैं कि कैसे वो लिक्विड इधर से उधर मूव कर रहा है और उस मूवमेंट को उन्होंने एक्सरे के माध्यम से, अनेक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उस समय जो भी व्यवस्थाएं थी उससे दिखाने का प्रयास किया। उस स्तर के रिसर्च जो उस समय हुए थे, आज भी उस तरह के रिसर्चों की मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू जी उनके साथ खड़े हैं, इधर भी आप देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में भी जवाहरलाल नेहरू जी उनके साथ खड़े हैं, जिन्हें वो एक ध्यान की अवस्था में माइंड वेव्स जो होती हैं वो किस तरह से उन्हें शांत किया जा सकता है, आप मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, इस तरह से अनेकानेक वैज्ञानिक रिसर्चों को कुवलयानंद जी ने उस समय अपने शोधों में, अपने रिसर्च पेपर्स में पब्लिश किया है। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी सी उनकी जानकारी है। जैसे कि एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जोसेफ अल्टर्स, उनके अपने शब्द हैं that what he himself had to prove was that this truth of classic yoga was based on natural laws and universal principles। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व रहा इनका, कुवलयानंद जी का, इन्होंने हमारे शास्त्रीय ज्ञान को, जो भी हमारा क्लासिकल योगा था, है ना, उस क्लासिकल योग को इन्होंने समाज के समक्ष वैज्ञानिक तौर से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक नियमों और यूनिवर्सल प्रिंसिपल से ही कैसे जुड़ा हुआ है ये दिखाने का प्रयास किया। और उन्होंने अनेक यौगिक प्रैक्टिसेस को, लाइक आसन पोस्चर्स को, प्राणायाम को और क्रियाओं को, षट क्रियाओं को, साथ ही साथ मुद्रा, बंध आदि के कई सारे अभ्यासों के फिजियोलॉजी को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया समाज के समक्ष। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं महर्षि स्वामी कुवलयानंद जी का योगदान योग में कितना महत्वपूर्ण रहा। और आज भी योग मीमांसा जर्नल यूजीसी लिस्टेड जर्नल है और उसमें आज भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपितु दार्शनिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि वहाँ से निकलने वाली अनेक पुस्तकें हैं जो कैवल्य धाम से ही प्रकाशित होती हैं, उनमें आपको कई सारी थेरापेटिकल बुक्स मिलेंगी, कई सारी आपको रिसर्च बेस्ड बुक्स मिलेंगी। और उस समय जब आप सोच रहे हैं कि आपने मेडिकल में सुना होगा जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, तो योग का इंसाइक्लोपीडिया, योग इंसाइक्लोपीडियाज जैसे कि सागर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी उपलब्ध हैं योग की इंसाइक्लोपीडियाज, जिसमें कि एक शब्द, उस शब्द के अनेक ग्रंथों में खोज करके उसको वहां रखना, उसके अनेक अनेक अर्थों को ग्रहण करना, इस प्रकार का फिलोसॉफिकल वर्क भी कुवलयानंद जी के मार्गदर्शन में वहां से हुआ। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई सारे रिसर्च वहां से होते रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कुवलयानंद जी का योग में अतुलनीय योगदान को हम स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद जी वॉज वेरी पॉपुलर एंड उनका जो नॉलेज था वो इंडिया के बाहर किस तरह से योग को प्रचार प्रसार करने में उनका योगदान रहा, हम उसे इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की तो वैसे एक पूरी वॉल्यूम आती है जिसमें उनका राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, सबके ऊपर उनका एक एक बुक पब्लिश्ड है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल योग था वह था राजयोग। वह राजयोग अभ्यासी के तौर पे जाने जाते थे। उनको नव्य वेदांती के नाम से भी जाना जाता है। नव्य वेदांती अगर किसी को कहा जाए तो नव्य वेदांती किसका नाम है? विवेकानंद जी का।
तो राजयोग की जो उनकी शिक्षा है वो पूरी की पूरी ध्यान योग को लेकर के है, ध्यान परंपरा को लेकर के है, जिसमें शंकराचार्य की जो पद्धति चली आई है, शंकराचार्य की ध्यान पद्धति, उसको ग्रहण वह करते हैं। तो आपको जितने भी शंकराचार्य मठों की अलग अलग संप्रदाय मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय संप्रदाय मिलेगा, आपको गिरी संप्रदाय मिलेंगे, सारे के सारे आपको ज्यादातर किसके मिलेंगे, राजयोग अभ्यासी मिलेंगे। तो विवेकानंद जी जो थे, इनका विदेश में, जैसे कि शिकागो के उस एक लेक्चर में भारत की अमूल्य ज्ञान निधि को के धरोहर को समाज पूरे विश्व के समक्ष उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उनका जो राजयोग के ऊपर मुख्य योगदान था वह अतुलनीय रहा है। उन्होंने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है और वो पतंजलि के ही राजयोग ग्रहण करते थे, जिसमें वह कहते थे कि मन पर नियंत्रण की आवश्यकता हमें सर्वाधिक है। और आप देखिए कि ये मन का नियंत्रण ही है कि स्वामी विवेकानंद कितनी कम उम्र में कितना ज्यादा कार्य समाज के समक्ष प्रस्तुत कर गए। आप देखिए वो 32 साल की उम्र ही उनकी थी, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति की छवि को किस तरीके से रखा। उन्होंने अनेकानेक आश्रम खोले, उन्होंने इतना कुछ कार्य किया, पूरा देशाटन उन्होंने किया और अनेक संस्थानों की रचना भी करी। तो ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का एक जैसे कह सकते हैं समायोजन, उनका मन का नियंत्रण दर्शाता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का तत्कालीन समाज में जो ज्ञान दिया गया, ध्यान की पद्धतियों को या मन के मस्तिष्क की यौगिक पद्धतियों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनका अतुलनीय योगदान रहा। स्वामी राम, अब मैं इसके पश्चात जो अगली चर्चा करूंगा वो स्वामी राम की करना चाहूंगा। स्वामी राम भी आप देख सकते हैं इस फोटो में स्वामी राम को, ये एक फोटो है स्वामी राम जी की। स्वामी राम का जो जन्म है वो जन्म तो उत्तराखंड में ही हुआ है और उत्तराखंड में उनका जन्म तोली में हुआ, तोली में पौड़ी गढ़वाल में। और इसके पश्चात उनकी जो पूरी की पूरी दीक्षा थी वो बंगाली बाबा के अंडर हुई। बंगाली बाबा एक बहुत बड़ी हाईकोर्ट जज थे, जिन्होंने एक चमत्कार के बाद अपने जीवन को उन्होंने पूरा योग में दे दिया और उसके बाद हिमालयों की कंदराओं में अपना पूरा जीवन यापन किया। और उन्हीं बंगाली बाबा की सानिध्य में आपने योग ग्रंथों की और वेद पुराण उपनिषद आदि की आपने स्वाध्याय किया। तो स्वामी राम एक योगी के तौर पे भी थे और इतना ही नहीं, उनका चुनाव एक शंकराचार्य के तौर पे भी करवीर पीठम में हुआ, उपपीठ है जो, तो शंकराचार्य के पद पे भी आप रहे और शंकराचार्य के पद पे रहते रहते आपने ये बंधन महसूस किया, आपने ये अनुभव किया कि आप कहीं ना कहीं एक नए प्रकार के बंधन में आ गए हैं और आपका अपना जो समय है, अपना साधना का जो समय है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है साधना के प्रति। तो आपने सन्यास को भी त्याग दिया, क्योंकि जैसे सन्यास की अपने कुछ सीमाएं होती हैं कि आप समुद्र लंघन नहीं कर सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, इस प्रकार की। तो अब ये चाहते थे कि ये योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करें, तो उसके लिए इन्होंने शंकराचार्य पीठ का भी त्याग किया और उसके पश्चात ये चले गए अमेरिका और इन्होंने पेनिनसिल्विया में अपना एक योग का बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र खोला और बहुत सारे योग जिज्ञासुओं को योग की शिक्षा दी और इसके बाद इन्होंने वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इसके पश्चात आप बाद में भारत भी लौट आए और भारत लौट के भी आपने यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की संरचना करी। उसी विश्वविद्यालय में इस समय में अध्ययन अध्यापन का कार्य मुझे मिला है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। और आज भी उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको हम लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें उनकी काफ़ी अपनी विशेष यूनिकनेस जो देखने को मिलती है वो बहुत ही बेहतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने नाड़ी शोधन, एक विशेष नाड़ी शोधन
का जो चयन किया, उन्होंने नाड़ी शोधन की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें काल का ध्यान, समय का ध्यान रखते हुए, किस समय कैसी श्वास प्रश्वास होनी चाहिए, मकर आसन की महत्ता को ग्रहण किया, मकर आसन पे बहुत कार्य किया। और साथ ही साथ हमारे यहाँ उनकी जो टीचिंग्स हैं, हमने हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को सिखाते हैं। ध्यान में हम उनके कई सारे, जैसे कि योग निद्रा की जो अभ्यास हैं, उनसे मिले जुले कई सारे ऐसे अभ्यास हैं जो उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से दिए। तो स्वामी राम अपने समय के एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच के योगी रहे, जो साइकोलॉजी में, योग में, वेदांत में और अनेक विषयों में निष्णात थे, पारंगत थे। इन्होंने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने शरीर पर स्वयं करवाए, जिनमें कि एक में ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें जैसे कि ऊपर बैठे हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंडोर प्रैक्टिसेस में उन्होंने ये चेक कराया कि वो बैठे थे, वो जागे हुए थे, और उन्होंने उन वेव्स को पूरे सबके सामने दर्शाया, जिनमें कि डीप स्लीप में हम जब रहते हैं तब उस तरह की ब्रेन एक्टिविटी होती है। उस स्टेज में वो चले गए, और बाद में जब वो उठे तो उन्होंने यह बताया कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो यानी कि सुसुप्त अवस्था, वो स्वप्न और सुसुप्त अवस्था के बाद की अवस्थाओं में जाकर के भी जागृत अवस्था का ज्ञान उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हथेली के एक कोने में हाई टेम्परेचर और एक कोने पे बिल्कुल लो टेम्परेचर एक समय में एक साथ दर्शाया। तो इस प्रकार का जो शारीरिक तापमान में नियंत्रण था, ये उन्होंने अपने मस्तिष्क के प्रभाव को ही दर्शाया, मन का नियंत्रण दर्शाया। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एट द मैग्नीजर फाउंडेशन, ही वॉलंटरी stopped his heart from pumping blood for 17 seconds. उन्होंने 17 सेकंड के लिए अपनी हार्ट पंपिंग को रोक दिया था। और इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद उन्होंने 300 बीट्स पर मिनट उसको बढ़ा भी दिया। तो अपनी हार्ट को इतना नियंत्रित कर पाना, और बड़े ही सामान्य अवस्था में बैठे रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा हार्ट रेट कभी किसी की हो नहीं सकती सामान्यतः। तो उन्होंने इस तरीके से अनेकानेक चमत्कारों को, अनेकानेक शारीरिक जैसे कहते हैं अभ्यासों के प्रदर्शन के माध्यम से भी समाज को योग के प्रति एक स्थूल दृष्टि से, ये देखिए, ये दर्शाना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, आजकल जब तक लोग चमत्कार नहीं देखते, लोग तब तक उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। स्थूल रूप से आकर्षित होने भर के लिए ये आवश्यक रहे, उन्हें महसूस हुआ, तो उन्होंने इस तरह के चमत्कार दिखाए। तो इस तरह के अभ्यासों से हमने कहा कि अनेकानेक दर्शन हुए। अच्छा, इसके बाद एक और योगी हुए जिनका मैं स्लाइड्स नहीं लगा पाया, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं। महर्षि महेश योगी, जो कि हमारे जबलपुर से ही रहे, और महर्षि महेश योगी जी भी एक बार उपपीठ के शंकराचार्य पद पर आसीन हुए, और उन्होंने उसके पश्चात अपने जो ध्यान पद्धति थी उसको विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भी अपना शंकराचार्य पीठ का त्याग किया, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने, देखिए, जब आधुनिकता, जैसे हमने कहा ना कि आधुनिकता, विकास, इन आधुनिक पाश्चात्य देशों में जब हमारे योगी गए तो उन्हें उस समय वहां जो दिखा, उन्हें जो वहां पे महसूस हुआ, वो समाज में तनाव की स्थिति, अवसाद की स्थिति, लोगों में संबंधों को लेकर के जो समस्या थी, वो सब। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब देखिए ना, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को हम सब क्या सिखाते हैं, ये हरा रंग है, लाल रंग है, इसे ये बोलते हैं, इसे ये कहते हैं। हम उसे बाह्य जगत की ओर मोड़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियां बाह्य ज्ञान को ग्रहण करने में तो बहुत ज्यादा सक्षम हो जाती हैं, लेकिन भीतर की ओर नहीं होती। तो ये भीतर की ओर ना होना ही इसका अपने सोहम से दूर होना है, और फिर वह क्या होता है, डिसिपेशन ऑफ सेंसेशंस क्या करते हैं, उसको बहिर्मुखी कर देते हैं। लेकिन जब
एक योग्य गुरु या प्रारब्धों के अनुसार जब उसके अपने कोहम की साधना यदि प्रारंभ हो तो फिर कोहम से सोहम की साधना में फिर से उसका भीतर प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि महेश योगी ने वहां जाकर के लोगों की इन समस्याओं को समझा। उन्होंने एक अपना विशेष तरह का जो ध्यान पद्धति थी जिसे वो कहते हैं 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, 7 चेतना के स्तर। हम वैसे 4 स्तरों को पढ़ते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था या तुर्यातीत, लेकिन उनके अपने 7 जो चेतना के स्तर हैं वो उसकी चर्चा में और उस पे कैसे कार्य किया जा सकता है इसको बताने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान की विधा को समाज के समक्ष लेके आते हैं, जिसमें वो उनके कुछ अपनी साधना पद्धतियां हैं जिसमें वो लोग मंत्र जप से और फिर धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ध्यान पद्धतियों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गए हमारे कुछ उन योगियों के नाम जिन योगियों ने क्या किया, समाज के सामने एक्सपेरिमेंटल योग को प्रस्तुत किया और योग की अनेकानेक चमत्कारों को समाज के समक्ष रखा। तो इससे समाज उसकी तरफ आकर्षित भी हुआ। अगर हम अब आगे योग की बात करें, अब मॉडर्न टाइम पीरियड यानी कि मैं आज की अगर बात करूं, ये तो वो लोग हैं, ये वो हमारे मॉडर्न योगी हैं जिन योगी ने अपना मॉडर्न टाइम पीरियड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब अगर मैं मॉडर्न एरा की बात करूं आज के समय में, तो आज के समय में योग का जो स्वरूप है वो किस तरह से समाज के समक्ष है। तो देखिए, योग को हम सभी ने अपने अपने स्वार्थ से या अपने अपने प्रयोजनों से कह लीजिए, जैसे जिसको आवश्यकता थी, जैसा जिसका व्यक्तित्व था, उसने वैसा वैसा चयन किया। तो यहाँ पे मेरे को एक न्याय याद आया। इस न्याय को हम कहते हैं श्यादवाद, हस्तिन्यास, जिसमें एक हाथी को कुछ अंधे पकड़ते हैं, या आप देख सकते हैं ये जस्ट एक फनी पिक्चर है, आप इसको देखें कि हम सभी ने एक हाथी को जब छुआ तो जिसने उसका, देखिए सीढ़ी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति जब उसकी पीठ को पूरा हाथ फेर रहा है तो कह रहा है इट्स अ वॉल। कि हाथी कैसा है उससे पूछा तो उसने कहा इट्स लाइक अ वॉल, वो एक दीवार की तरह है। कोई उसकी पूंछ पकड़ रहा है तो वो कह रहा है इट्स लाइक अ रोप, वो एक रस्सी की तरह है। और किसी ने उसका एक पाँव पकड़ा तो वो कह रहा है इट्स लाइक अ ट्री। किसी ने सूंड पकड़ लिया, कह रहा है इट्स लाइक अ स्नेक। कोई स्पीयर कह रहा है, कोई उसका कान पकड़ के पंखा कह रहा है। तो देखिए, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से बात करें या उसकी एकांतिक दृष्टिकोण से बात करें या आंशिक ज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें, तो वह स्वयं से गलत तो नहीं कह रहा है। उसके जो अनुभव में आ रहा है वही उसका सत्य है और ये जागतिक सत्य है। तो इसे हम कह सकते हैं योग का अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने स्वार्थ से, अपने अपने प्रयोजनों से जो हमने आज स्वरूप ग्रहण किया है वह। अब देखिए, योग को समाज में लोग किस किस तरह से ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं योग का स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से ग्रहण किया जाना। आपको हैरानी होगी कि आज भी योग कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां योग विभाग इंडिपेंडेंट ना होकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे, मतलब कई सारे लोगों का ये मानना है कि योग एक शारीरिक अभ्यास के तौर में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का ही अंग है और इसे स्पोर्ट्स में होना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं एक साइंस वो है इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी योग कोर्सेज कराए जाते हैं और योग को स्पोर्ट्स एक एज एन स्पोर्ट्स ही चुना जाता है। आज हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि हर साल होने वाले इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल कॉम्पिटिशंस होते हैं जहां उन्हें योग को एक योग आसन प्रतियोगिता के तौर पे ग्रहण किया गया है। या फिर आप जान सकते हैं कि इस तरीके से योग को हमने स्पोर्ट्स का भी एक हिस्सा आज बना दिया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, स्पोर्ट्स में योग आसन प्रतियोगिता हो सकती है। पहले लोगों ने योग प्रतियोगिता के नाम से कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए, तो कई लोगों ने इसमें
विवाद भी किया कि भाई आप योग प्रतियोगिता कैसे करा सकते हैं, योग तो साधना का विषय है, समाधि का विषय है। तो फिर स्पष्ट करना पड़ा योग आसन प्रतियोगिता। तो योग आसन प्रतियोगिताओं को इस तरह से बताने के बाद वो स्पोर्ट्स का हिस्सा बन गया। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स में भी आज आप देख सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो कई लोग होते हैं फिजिकल फिटनेस को लेकर के, अभी देखिए आप हमारे खेलो इंडिया भारत का एक ऐसी खेल समिति बनाई गई जिसमें भारत से पूरे भारत भर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बाद जब राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होती है, जो वहां से भी जीतेगा तो फिर वो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा। और खेलो इंडिया में जैसे कि हमारी इंटर स्टेट योगासन कॉम्पिटिशन की टीम्स जाती हैं, जो फर्स्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको खेलो इंडिया पार्टिसिपेशन मिलता है, जिसमें उनको लाखों रुपए के इनाम है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के तौर पे योग को और मलखम को ग्रहण कर चुकी है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन गया है जिसमें योग का अपना बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अगर हम चर्चा करें योग थेरेपी की, तो देखिए योग चिकित्सकीय दृष्टिकोण से आज इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमने बात करी योग, अब जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारा जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक इकाई हमारी बहुत पहले से आयुर्वेदा की भी चलती रही है और साथ में योगा थेरेपी भी हम लोगों का एक इंडिपेंडेंट ओपीडी होती है, जिसमें कि हम योग चिकित्सा प्रदान करते हैं, जिसमें लोग आते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, बकायदा उनका केस हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद उनको संबंधित समस्या से के लिए संबंधित अभ्यासों की, जिसमें आसनों की या फिर प्राणायामों की और साथ ही साथ कुछ ध्यान विधियों की चर्चा, वो उनका प्रिस्क्रिप्शन हम उन्हें देते हैं और अभ्यास करवाते हैं योगा थेरेपी में। जैसे कि अक्सर लोग कहते भी हैं कि जब अनेक अल्टरनेटिव थेरेपीज में सब जगह से हो आते हैं, हर जगह सब कुछ अपना लेते हैं, तब योग को चिकित्सकीय दृष्टिकोण से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तब कहते हैं अब तो योग ही बचा है एक, और योग में आते हैं। अच्छा, कई लोग तो दावा करते हैं योग से कई प्रकार की, मतलब अच्छा ये भी आपको देखने को मिलेगा, लोग कहते हैं योग से कैंसर सही हो जाता है, योग से बड़ी बड़ी बीमारियों के सही होने का दावा भी करते हैं। देखिए योग थेरेपी का मतलब है, योग एक मैनेजमेंट है, जो एक लाइफ मैनेजमेंट है, वो मौका देता है शरीर को, अवस्थाओं को कि वो दोबारा बेहतर हो सके। योगा थेरेपी अपने आप में एक मैनेजमेंट है, हम इसे चिकित्सा में इस तरह से ही ग्रहण करना चाहिए। तो योगा थेरेपी हालांकि बहुत कारगर भी है, बहुत लोगों को लाभ भी मिला है, और इसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक, देखिए जितनी भी हमारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं या हमारे आयुर्वेद है, योग है, इनका उद्देश्य ही ये था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो अस्वस्थ है उसके भी मतलब उसके भी समस्या का समाधान करना। तो बेहतर होगा कि थेरेपी से बेहतर हम इसे अपना एक लाइफ, थेरेपी में ग्रहण करने से बेहतर हम इसे अपना एक लाइफ स्टाइल बनाएं। हम जितना इसको अपने निजी जीवन में ग्रहण करेंगे, इसके आचार विचार व्यवहार की परिभाषाओं को, हम उतनी ही थेरेपी की आवश्यकता कम से कम रहेगी। हम इसके बाद देखेंगे रिहैबिलिटेशन में भी आजकल योग को ग्रहण किए जाने लगा है। आपको यकीन, शायद आपको पता ना हो कि इस समय कई सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे योगा टीचर्स की रिक्वायरमेंट की पोस्ट अक्सर आती रहती हैं, और वहाँ पर लोगों को जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र हम जिसे कहते हैं, कि वहाँ पर योग अभ्यास कराए जाते हैं। उनकी मन की जो, उनकी जो विल पावर है, हम उनकी मन इच्छा कहते हैं, उसको मजबूत करने के लिए उनको ध्यान आदि और आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। उन्हें षट क्रियाओं का अभ्यास बहुत ज़्यादा कारगर होता है, जैसे हमारे वमन इत्यादि का अभ्यास उनको बहुत लाभदायक रहता है। और जो हमारी प्राणायाम विधियां हैं, ध्यान विधियां हैं, इनसे उनको बहुत लाभ मिला है। हमारा एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का जो अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, लोगों के इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले कि विदाउट योगा और विद योगा जो पेशेंट्स थे रिहैबिलिटेशन सेंटर के, उनमें सच में फर्क देखने को मिला। तो अपना ये भी एक इस समय मॉडर्न टाइम पीरियड में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र लोगों के समक्ष उपस्थित है। फिटनेस के तौर पे अगर हम बात करें तो आज मॉडर्न टाइम पीरियड में फिटनेस टाइम पीरियड है, तो फिटनेस में देखिए कि
योग की न जाने अनेक विधि हैं। आपको जब आप कहीं बाहर अप्लाई करते हैं, किसी योगा सेंटर में अप्लाई करते हैं, आप किसी अच्छी मतलब स्टूडियो में जाते हैं, खासकर जब आप विदेश में अप्लाई करते हैं योगा जॉब के लिए, तो अक्सर चाइना या अक्सर हमारे जो ज़्यादातर जाने वाली जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया या इधर सिंगापुर, तो वहाँ वो पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी योग वो की है, योगा की प्रैक्टिस की है। तो फिटनेस में भी अलग अलग योगा प्रैक्टिसेस हैं, लाइक अष्टांगा, विन्यासा। अब अष्टांग को अष्टांगा कहते हैं, विन्यास को विन्यासा कहते हैं। और इस प्रकार से आयंगर योगा या फिर विक्रम योगा। विक्रम योगा वही है जिसकी मैं पहले, अब मेरे को विक्रम याद अब आया नाम, विक्रम चौधरी, हॉट पावर योगा वाले वो। और इस प्रकार से अनेक स्कूल्स बन गए हैं जो फिटनेस को लेकर के अपनी अलग अलग विधाओं को इस समय प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फिटनेस के अनेक स्कूल हैं। तो फिटनेस भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। आप देखेंगे फिटनेस में जिम्स में इस समय जिम वगैरह हैं, वहाँ पर भी योगा का बोर्ड आपको लगा मिल जाएगा। इंडिविजुअल योग के इंस्टीट्यूट्स अलग से मिल जाएंगे। और लोग प्राइवेट क्लासेस भी खूब करते हैं, लोग सेंटर क्लासेस भी खूब करते हैं। साइकोथेरेपी, तो फिटनेस के बाद साइकोथेरेपी पे अगर हम आए तो साइकोथेरेपी में हम जानते हैं, साइको मीन्स मन को साइकी कहते हैं, तो थेरेपी मन की चिकित्सा के तौर पे। आज जैसे देव संस्कृति या कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां मास्टर्स डिग्री स्पेशली योगा एंड साइकोथेरेपी पे होती है। तो योगा एंड साइकोथेरेपी में जो डिग्री है उसमें खास करके साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव या ऐसे कई सारे मतलब कंसेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। मनोविज्ञान को किस प्रकार से आप योग के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं और थेरेपी कर सकते हैं। ऐसे साइकोथेरेपी एक अलग से विषय भी है और साथ ही साथ योग के साथ भी उसका संयुक्त कोर्स आज के समय में काफ़ी विश्वविद्यालय दे रहे हैं। तो साइकोथेरेपी एक काउंसलिंग के तौर पे योगा को आज बहुत बेहतर तरीके से ग्रहण किया जा रहा है। मैं ऐसे कई सारे मतलब साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, साइकेट्रिस्ट को, जिन्होंने साइकोलॉजी के साथ साथ योग में भी डिग्री ली। वो कहते हैं कि योग फिलॉसफी पढ़ने के बाद और प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारी अपने विषय की भी जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मैंने ऐसे कई सारे साइकोथेरेपिस्ट को भी देखा है। ये भी एक आज नया योग के लिए एक बेहतर विकल्प है। एजुकेशन के फॉर्म में तो योग आज आ ही गया है। योग में आप जितने भी विद्यार्थी हैं तो आप सब एजुकेशन रूप से तो योग को ग्रहण कर ही रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म ही एजुकेशन का है। एजुकेशन का मतलब ही है कि शिक्षा में एक समय था जब योग में गिने चुने संस्थान कोर्स को चला रहे थे। सागर विश्वविद्यालय, हम जहाँ से आप इस समय स्वाध्यायरत हैं या हम जहाँ पे पढ़े हैं, एक पहला विश्वविद्यालय था जहाँ योग का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट खुला आज़ादी के बाद। तो वहाँ उसके बाद वो सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर, जहाँ पे योगा डिपार्टमेंट खुला। इसके बाद कई सारे विश्वविद्यालयों में, और आज तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों में हर जगह आपको योग के विभाग खुले मिलेंगे। और साथ ही साथ योग में भी अलग अलग विधाएं आ गई हैं। योग में भी आप प्रैक्टिकल पोर्शन में अलग जा रहे हैं, फिलॉसफी में अलग जा रहे हैं, थ्योरी में अलग जा रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। योग में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। इस बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लोक सेवा आयोग से योग की परीक्षाओं को करवाने की बात की। तो एजुकेशन के रूप में तो योग का इसमें प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा हो रहा है। हायर एजुकेशन में योग में बहुत से बच्चे आ रहे हैं। तो एजुकेशन भी योग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज मॉडर्न टाइम में हम देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमेशा से ही विषय रहा है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है जो कि इसका एक अपना प्राप्य स्थान भी है। आप किसी भी क्षेत्र से जाएं, आप योग के किसी भी प्रकार को पकड़ें, अंतिम उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी ही है। आज आप देखेंगे ईशा योग फाउंडेशन जो है, या फिर आर्ट्स ऑफ लिविंग है, या ऐसे कई सारे योग
करवा रहे ऐसे कई सारे संस्थान हैं जिनका मूल उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी है, और ध्यान को लेकर के कई सारे ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कोर्स इस समय चल रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो खैर एक मुख्य उद्देश्य है ही। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, कॉर्पोरेट योगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, योग में एक और नया, इस समय आप दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, आप जब इनमें जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी हमारे ये प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ पर भी योगा ट्रेनर्स की, योगा टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा करियर है। वहाँ पे हम जब थोड़ा बहुत हमें जब मौका मिला था तो हमने देखा है कि बस कस्टमर कह लीजिए या योग अभ्यासी आता है और आपसे कहता है सर मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है या 10 मिनट है, आप फटाफट मुझे रिलैक्स कीजिए, मेरी फिर मीटिंग है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में योग लोग कर रहे हैं और खूब अच्छे से कर रहे हैं, हालांकि उनके सेशंस भी होते हैं कई बार, लेकिन ये जो मैंने बताया ये हाई लेवल प्रोफाइल जो लोग होते हैं जिनके पास समय कम होता है, बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं कंपनीज की, उनके पास बहुत कम समय होता है और वो लिमिटेड टाइम पीरियड में योग को करते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ा इस समय फील्ड बन चुका है। तो इस प्रकार से योग की अनेक विधाएं इस समय मॉडर्न टाइम पीरियड में मार्केट में है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि मैंने कहा, इसके ये अलग अलग जो इस समय क्षेत्र हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि योग को शारीरिक रूप से ग्रहण किया, अपने अलग अलग व्यक्तित्व के अनुसार, अपने अलग अलग डिमांड के अनुसार, अपने अपने अलग स्वार्थ के अनुसार या अपने अपने प्रयोजनों से हमने उसे स्पोर्ट्स के रूप में ग्रहण किया, उसको योगा थेरेपी के रूप में भी हमने उसको, थेरेपी मतलब कि हमने उसके शरीर शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ये एक इम्पोर्टेंस है। स्पोर्ट्स यानी कि उसमें अपनी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। रिहैबिलिटेशन मतलब जब हमने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों में भी योग कराया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन मॉडर्न टाइम पीरियड है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन पुराने समय में नहीं होते थे, मॉडर्न टाइम पीरियड की ही चीजें हैं, देन है। फिटनेस मतलब फिटनेस में जो अलग अलग इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ये भी इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस ही है कि इसमें इतनी सारी विधाओं का जन्म हुआ। साइकोथेरेपेटिकल इसकी अपनी इम्पोर्टेंस अलग है, जहां ये सिर्फ और सिर्फ राजयोग के माध्यम से, चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से क्या करता है, योग की महत्ता को दर्शाता है। एजुकेशन फॉर्म में भी हम बात करें तो एजुकेशन में तो अब जैसे हम जान ही रहे हैं, इस समय हायर एजुकेशन में भी योग को लोग बहुत ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं और एजुकेशन में इसकी अपनी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। तो इसके बाद स्पिरिचुअलिटी, इसका अपना एक महत्व अलग है। कॉर्पोरेट योगा सेक्टर में भी इसकी जो बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि रोजगार के रूप में भी हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो these all are the important areas of modern time period, जहां योग को रोजगार के रूप में, रोज को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, योग को मनोविकारों के निदान के रूप में, है ना, अलग अलग रूप से हम ग्रहण कर सकते हैं।